नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। आप लोग विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने तुलनात्मक राजनीति, उसका अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, तुलनात्मक राजनीति का विकास, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, ब्रिटेन के सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं, अमेरिका के सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं, चीन के सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं। लगभग 50 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का यह एक छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, जो कि अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण संपूर्ण विश्व की राज व्यवस्थाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अगर साधारण व्यक्ति के लिए स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो उसके लिए वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, रेड क्रॉस का मुख्यालय और विश्व प्रसिद्ध घड़ियों का निर्माण स्थल है। लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी की बात करते हैं तो तब वह स्विट्जरलैंड का अध्ययन करता है तो माना जाएगा कि वह केवल स्विट्जरलैंड का अध्ययन नहीं कर रहा, बल्कि राजनीतिक प्रयोगशाला की स्थली जो है, प्रजातंत्र का घर जिसे कहते हैं, उस व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राज व्यवस्था की जड़ें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में निहित होती हैं। तो सबसे पहले हम स्विट्जरलैंड की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे अनेकता में एकता। स्विट्जरलैंड समस्त विश्व में अनेकता के बीच एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद निश्चित रूप से देखे जा सकते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद वहाँ की राष्ट्रीय एकता की प्रबल भावना को भी देखा जा सकता है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जो हैं वो जर्मन हैं, 20% लोग जो हैं वो फ्रेंच हैं, 5% लोग इटालियन हैं और 1% लोग जो हैं वो रोमन भाषी को जानने वाले हैं। लेकिन भाषा के संबंध में यह विविधता जो है उसका हल इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान करके दिया गया है। इसी तरह अगर हम धर्म के मामले में देखें तो 58% लोग जो हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं और 40% लोग जो हैं वो रोमन कैथोलिक हैं, 1% यहूदी और 1% में अन्य लोग शामिल हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भाषाई और धार्मिक भेदों के बावजूद वहाँ पर राष्ट्रीय एकता जो है वो निर्बल होने की बजाय सुदृढ़ हुई है। उसका कारण है कि यहाँ एक ही धर्म के अनुयायियों की भाषा अनेक है और एक ही भाषा बोलने वाले विविध धर्मों के अनुयायी हैं। इसके अलावा कैंटोनों की जो सीमाएं हैं वो भी धर्म और भाषा के क्षेत्रों की सीमाओं से अलग है। इस प्रकार विविधताओं के बीच एकता का महत्वपूर्ण कारण स्विस लोग जो हैं उनकी उदारता, उनकी शालीनता, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार और गहरी देशभक्ति की भावना को कहा जा सकता है। और यही कारण है कि वहाँ पर भाषा और क्षेत्र के भेद जो हैं वो प्रबल नहीं हो सके हैं। स्विट्जरलैंड की विविधता में यह जो एकता की भावना है, भारत जैसे राज्यों के लिए एक उदाहरण कहा जा सकता है और एक आदर्श के रूप में स्थापित किया जा सकता है। दूसरी जो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है वह है स्विस लोगों का उत्तम चरित्र। स्विस नागरिकों का चरित्र जो है वो लोकतंत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। स्विस लोग जो हैं वो व्यवहार से शांतिप्रिय हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने वाले हैं। इन लोगों में विनम्रता, सहिष्णुता और सूझबूझ की भावना देखी जा सकती है।
यहाँ के लोग राजनीति को एक गंभीर विषय के रूप में देखते हैं और बिना किसी स्वार्थ के राजनीतिक संचालन करते हैं। सामान्यतः सभी पक्ष के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र विचार, उदारवादी भावना, गंभीर व्यवहारिक निर्णय ही श्रेष्ठ नागरिक स्विट्ज़रलैंड में देखे जा सकते हैं। वैसे विश्व के किसी भी देश में मिलना दुर्लभ है और यही कारण है कि स्विस लोगों का उत्तम चरित्र पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बना हुआ है। तीसरी विशेषता है सुसंस्कृत समाज। स्विस समाज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुसंस्कृत समाज की श्रेणी में आता है। वहाँ के लोग अपने सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक जीवन और जीवन के सभी क्षेत्रों में शालीनतापूर्ण ढंग से और मर्यादित तरीकों से अपना जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। संघीय सभा, संघीय परिषद या राज व्यवस्था की अन्य कोई भी संस्था हो, संस्था के जो सदस्य हैं वो अपने कार्यों को शांति, ईमानदारी, समझ के साथ पूरा करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के समस्त सामाजिक जीवन में सैद्धांतिकता के स्थान पर व्यवहारिकता को अपनाया गया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का प्रमुख उदाहरण हम संघीय सभा यानी व्यवस्थापिका और संघीय परिषद यानी स्विस कार्यपालिका के आपसी मजबूत संबंधों में देख सकते हैं। संघीय परिषद के जो सदस्य हैं वो संघीय सभा की कार्यवाही में बहुत ही सक्रियता के साथ भाग लेते हैं, लेकिन सभा के द्वारा कार्यपालिका का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर कार्यपालिका द्वारा पदत्याग किए जाने की कोई आवश्यकता को महसूस नहीं करते। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में एक सुसंस्कृत समाज है जो कि राज कार्यों में सहयोग की भूमिका निभाता है, किसी प्रकार की अड़ंगे की नीति को नहीं अपनाता है। अगली जो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है वह है आर्थिक असमानता का अभाव। स्विट्ज़रलैंड के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वहाँ आर्थिक असमानता अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो निम्न मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी नहीं है, भीषण दरिद्रता की समस्या भी वहाँ पर मौजूद नहीं है और न ही जनता में आर्थिक स्थिति के प्रति कभी असंतोष को देखा गया है। धनी मानी लोग भी हैं, लेकिन यह वर्ग ऐसे किसी भी संपत्ति के अहम से पीड़ित नहीं है और वरन वे निम्न वर्ग की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो मध्यम वर्ग है वो स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण कहा जा सकता है। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर तीव्र आर्थिक असमानता नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग की प्रबलता को देखा जा सकता है। अगली जो सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है वह है उग्र दलबंदी का अभाव। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन दलों में उग्र दलबंदी की भावना नहीं है और यही कारण है कि स्विट्ज़रलैंड राजनीतिक दलों की उन तमाम बुराइयों से अछूता है जो कि अन्य देशों में देखी जा सकती हैं। चाहे यूरोपियन राष्ट्र हो, अमेरिका हो, भारत हो, यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो भ्रष्ट हैं और राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं। इनके अंदर केवल जनता को उत्तेजित करने के लिए केवल बोलने की वाचाल मनोवृत्ति है और वो षड्यंत्र के आधार पर ही सत्ता को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में व्यक्ति राजनीति में केवल अपनी रुचि के कारण, समाज सेवा के कारण और प्रतिष्ठा के कारण जाता है। बहुदलीय कार्यपालिका होने के कारण वहाँ पर बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो हैं वो स्विस राजनीति में प्रवेश नहीं करते। स्विस राजनीति एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार से मुक्त कही जा सकती है। अगली विशेषता है वीर पूजा का अभाव। स्विट्ज़रलैंड में व्यक्ति पूजा या वीर पूजा की भावना नहीं है, जैसा कि अन्य राष्ट्रों में देखा जा सकता है कि कोई एक व्यक्ति अपने करिश्माई या चमत्कारिक व्यक्तित्व के कारण नेतृत्व प्राप्त करता है, लेकिन इस प्रकार की कोई स्थिति जो है वो
स्विट्ज़रलैंड में नहीं देखी जा सकती। वहाँ पर जनसभाएं, लोक निर्णय और आरंभ की व्यवस्था आज भी बनी हुई है और उसका कारण है जनता के द्वारा इन व्यवस्थाओं को बनाए रखना। इसी के संदर्भ में अगली जो विशेषता आती है वह है लोकतंत्रीय जागरूकता। स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता की स्थिति को देखा जा सकता है और यही कारण है कि वहाँ पर इतने लंबे समय से जनसभाएं, लोक निर्णय और आरंभक की व्यवस्था को देखा जा सकता है। स्विस लोग जो हैं वो सार्वजनिक जीवन में पूर्ण सक्रियता के साथ भाग लेते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। व्यवस्थापिका के द्वारा अगर कोई त्रुटि की जाती है तो उसको सुधारने पर बल देते हैं। एक तरीके से कहें तो वहाँ के लोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, जिन्होंने न तो कभी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों का दुरुपयोग किया है और न ही आवश्यक होने पर इनका प्रयोग करने से ही पीछे हटे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता की स्थिति के कारण ही स्विट्ज़रलैंड जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को व्यवहार रूप में अपनाने वाला प्रमुख राष्ट्र बना हुआ है। अगली और अंतिम सामाजिक व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को अगर देखें तो यह बहुत ही श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है और ऐसी व्यवस्था अन्य किसी देश में नहीं देखी जा सकती। स्थानीय स्वशासन की इस व्यवस्था ने स्विस नागरिकों को सार्वजनिक जीवन का प्रशिक्षण भी दिया है और नागरिक दायित्व की भावना को भी जागृत किया है। तीव्र देशभक्ति के बावजूद स्विस नागरिक अपने कम्यून या अपने कैंटन से गहरा लगाव रखते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पहली कम्यून की नागरिकता, दूसरी कैंटन की नागरिकता और तीसरी स्विस संघ या स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय स्वशासन के प्रति जागरूकता के कारण लोगों को वहाँ की नागरिकता भी प्रदान की गई है। तो ये तो हमने पढ़ा स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। जब आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में हम देखते हैं तो कतिपय बिंदु हमें यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं हमारी स्लाइड में। पहला है राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप। स्विस संविधान जो है वो उदारवादी दर्शन पर आधारित रहा है और उदारवादी दर्शन जो है उसका कहना है कि नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए और विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जब नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी तो वो खुलकर आर्थिक गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। दूसरा बिंदु आता है सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था। अगर विश्व के संदर्भ में हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड में सामाजिक सुरक्षा की अधिक व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध जो है वो इंग्लैंड, अमेरिका या अन्य जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र हैं उनकी तुलना में स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा उत्तम स्थिति है। इसके अलावा बीमारी होने पर, अंग भंग की स्थिति होने पर वृद्धावस्था में राजकीय सहायता की व्यवस्था भी की गई है। तीसरा बिंदु आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में, जहां सभी कैंटनों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही व्यवस्था नहीं की गई है बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी इसे लागू किया गया है। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू करने वाला एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्र है। अंतिम इसकी आर्थिक व्यवस्था की विशेषता है लोक कल्याण की प्रवृत्तियों को अपनाना। हालांकि स्विट्ज़रलैंड में उदारवादी व्यवस्था है, राज्य के द्वारा कम से कम आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात कही गई है, लेकिन इसके बावजूद स्विट्ज़रलैंड में लोक कल्याण की प्रवृत्तियों को अपनाया गया है। किसी भी दृष्टिकोण से
वहाँ पर कल्याणकारी प्रवृत्तियों को कमज़ोर नहीं किया गया है, बल्कि मानवीयता को साथ में जोड़कर राज्य के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए राज्य अधिक अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सके। और यही कारण है कि वहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति नगण्य है, यानी न के बराबर बेरोजगारी है। राज्य के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर बेरोजगारी नहीं देखी जा सकती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये स्थितियाँ जो है वो स्विट्ज़रलैंड को विश्व के अन्य देशों की तुलना में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं और स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर बनाने में वहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने बहुत अधिक योगदान दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।